नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं वायुमंडल। ठीक, वर्ल्ड जियोग्राफी का बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये वायुमंडल, और यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। ठीक है, चाहे आप पीसीएस दीजिए, आर दीजिए, यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पुलिस, चाहे जिसका एग्जाम दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और इस वीडियो पे मैं आपको इतना कंटेंट दे दूंगा कि आप अगर यूपी पीसीएस मेंस भी लिखना चाहें, अगर यहाँ से प्रश्न आ जाता है तो वो भी आप आराम से कर लें। ठीक है, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और कैसे क्या क्या मंडल होते हैं, पूरा थ्योरी क्लास है ये। ठीक है, थ्योरी, उसके बाद पीवाईक्यू देख लें कैसे क्वेश्चन आते हैं, बस हो जाएगा अपना काम। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। चैनल पर नए सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले तो हम लोग समझेंगे वायुमंडल क्या है। ठीक है, तो बिल्कुल थ्योरी में समझेंगे हम लोग कायदे से। तो और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक, तो वायुमंडल है क्या भैया? पृथ्वी के चारों ओर वायु से घिरे, जिसमें गैस, जलवाष्प, धूल कण, ये सब पाए जाते हैं, वही तो वायुमंडल है। अब मान लो जैसे ये पृथ्वी है, मान लो क्या यही पृथ्वी लगी रही है, तो ये पृथ्वी है और इसके ऊपर हम लोग चलते जाएंगे तो लगभग 10,000 किलोमीटर तक वायुमंडल फैला हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक, अब ये वायुमंडल, ठीक है, हम समझ गए कि भैया पृथ्वी के ऊपर तक वायुमंडल है, इसमें गैसेस हैं, जलवाष्प है, धूल कण है, ये सभी पाए जाते हैं। तो वायुमंडल का कोई काम तो होगा, काम बताइए हमें। क्योंकि अगर आ गया मान लीजिए मेंस में कि वायुमंडल का क्या काम है, उस पर टिप्पणी कीजिए, 125 वर्ड में आंसर लिखिए, तो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए भी देखिए, वायुमंडल की गैसें जीवन के लिए आवश्यक है, ये हम कह सकते हैं। अब कौन कौन सी गैसें हैं वो हम लोग आगे देखेंगे। वायुमंडल में जलवाष्प है, जिससे वर्षा होती है। हम लोगों ने अभी देखा ना ये जलवाष्प, तो जलवाष्प है जिससे क्या होती है? वर्षा होती है। ग्रीन हाउस गैस, जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, तो पृथ्वी का औसत ताप रखती हैं। ये औसत ताप बनाए रखने में ग्रीन हाउस गैसों का योगदान रहता है। और पृथ्वी का औसत ताप है कितना? तो 15 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, ये भी याद रखना है आपको। उसके बाद देखें अब ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं क्या। जब ग्रीन हाउस गैसेज का नाम आई गया है तो ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं क्या, इसके बारे में देखें तो बहुत अच्छे समझो। ग्रीन हाउस गैसेज एक क्रम से है। आपसे पूछा जाता है कि सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं, या ग्रीन हाउस गैसेस का उनका उपयोग के आधार पर क्रम बताइए। आरोही क्रम लगाइए या अवरोही क्रम लगाइए, है ना, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो याद रखना, जल वाष्प सबसे अधिक प्रभावशाली ग्रीन हाउस गैस है। उसके बाद CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद मीथेन है। उसके बाद ओजोन है। उसके बाद है नाइट्रस ऑक्साइड। उसके बाद है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक, बहुत अच्छे से याद रखना, ये क्रम आपसे पूछा जाता है। इन्वायरमेंट का अगर आप घटना चक्र पढ़ोगे, कई बार आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसेस का ये क्रम आप बिल्कुल अच्छे से रटा होना चाहिए। जो ओजोन है, एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए, जो ओजोन गैस है, ये हानिकारक पराबैंगनी किरणें जो होती हैं, यूवी रेज जिन्हें कहा जाता है, ठीक है, यूवी रेज, इनको अवशोषित कर लेती हैं। किस मंडल में करती हैं वो हम लोग आगे देखने वाले हैं अभी। ठीक, तो ओजोन के बारे में इतना आपको पता होना चाहिए, ओजोन गैस हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती हैं। ठीक है, इसी वजह से ओजोन गैस को प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बायोस्फीयर कहा जाता है। प्रोटेक्ट कर रही है ना बायोस्फीयर को, जैव मंडल को, इस वजह से प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बायोस्फीयर ओजोन गैस को कहा जाता है। ठीक है, अब ये ओजोन क्षरण के संबंध में एक सम्मेलन हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को। कहाँ हुआ था? कनाडा में। तो याद रखना, आपसे पूछा जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था? कनाडा में हुआ था। और कनाडा का ही एक शहर है मॉन्ट्रियल। ये क्या है? मॉन्ट्रियल एक शहर का नाम है जो कि कनाडा में है। ठीक है, और इसी वजह से 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। बहुत अच्छे से याद रखना, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ठीक है, बस। उसके बाद अगर देखा जाए तो वायुमंडल के में और हम लोग क्या देख सकते हैं, और हम लोग देख सकते हैं कि वायुमंडल हमें गिरते हुए उल्कापिंड से बचाता है। ये भी अच्छा है। पृथ्वी के औसत ताप में होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है? पृथ्वी में औसत ताप बढ़ रहा है, मतलब अभी तो कितना है औसत ताप? 15 डिग्री सेल्सियस है, 15-16 डिग्री सेल्सियस है। तो पृथ्वी का जो औसत ताप जो वृद्धि होती है, उसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। कहते हैं नहीं, ग्लोबल वार्मिंग के कारण गर्मी बढ़ रही है। और सालों साल 2023 सबसे ज़्यादा गर्म था, आपने पढ़ा होगा करंट में, है ना। तो अब 2024 भी हो सकता है गर्म हो, 2023 से भी ज़्यादा गर्म हो। तो ये सब किसके कारण हो रहा है? क्योंकि औसत ताप बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। ठीक है, अब उसके बाद देखें, वायुमंडल में हम लोगों ने देख लिया, वायुमंडल में के कार्य देख लिए, उपयोग देख लिए, क्यों इंपॉर्टेंट है वो देख लिया। अब वायुमंडल में जो गैसेज हैं वो कौन कौन सी हैं, उनका क्रम देखिए। जैसे अगर सबसे पहले बात की जाए नाइट्रोजन गैस,
ठीक, आपको अच्छे से याद होना चाहिए नाइट्रोजन गैस जो है 78%, कितना 78%, 78% है आपका नाइट्रोजन गैस, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रभाव है, तो नाइट्रोजन का प्रभाव है 78%। उसके बाद ऑक्सीजन है, कितना 21% है, ठीक है। उसके बाद ऑर्गन है, कितना 0.93% है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, कई बार पूछा जा चुका है कार्बन डाइऑक्साइड का, कितना है 0.03% है। और अन्य गैसों में 0.04% आ जाता है, ठीक है। और इनका प्रभाव जैसे कि मैंने बताया, ये मान लो पृथ्वी है और 10,000 किलोमीटर तक इसका वायुमंडल है, तो ये बिल्कुल ऐसे गैसेस जो है चारों तरफ फैली रहती हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए और इन गैसों का क्रम पता होना चाहिए। हो सकता है आपसे लगाने को आ जाए, आरोही क्रम में लगाइए या अवरोही क्रम में लगाइए, ठीक। तो ये चीज़ें समझ गए। आप समझिए, ये गैसेस हमने लिख ली, लेकिन ये गैसों का उपयोग तो देखें, ये गैसेस क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी तो देखें, हो सकता है वहां से क्वेश्चन आ जाए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग नाइट्रोजन की बात करेंगे। नाइट्रोजन के बारे में बात करेंगे तो नाइट्रोजन में आपको याद रखना है कि वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है, हम ये पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन गैस रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन है, ये भी अच्छा पॉइंट है। उसके बाद बात करें तो इसका प्रयोग रंगमंच में सजावट के लिए किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जब कोई अगर शादी होती है, जो कोई फंक्शन होता है तो स्टेज पे नीचे धुआं धुआं हो जाता है। जब कोई डांस फंक्शन होता है तो नीचे धुआं धुआं हो जाता है, पैर नहीं दिखते, तो वो धुआं क्या है, वो लिक्विड नाइट्रोजन ही है, ठीक है ना। और कई कई जगह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, लेकिन वो नाइट्रोजन भी होती है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन मत होना। लिक्विड नाइट्रोजन, देखो लिखा है लिक्विड नाइट्रोजन शीतलन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब क्या है, अगर जैसे शुक्राणु है ना, तो उसको अगर हमें बचाना है, जैसे अंडा है, अंडाणु है, ऊतक है, उसको लंबे समय तक संरक्षित करना है, तो लिक्विड नाइट्रोजन का प्रयोग हम शीतलन के रूप में कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर के रूप में कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। उसके बाद नाइट्रोजन गैस आग को तेजी से फैलने से रोकती है, मतलब आग को ज़्यादा फैलाती नहीं है नाइट्रोजन गैस, ठीक है, ये भी याद रखना। तो नाइट्रोजन गैस के बारे में इतने जो 4-5 पॉइंट मैंने लिखे हैं उनको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। वैसे तो कई सारा उपयोग है, लेकिन बाकी हम लोग उपयोग केमिस्ट्री में पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है, यहाँ वायुमंडल पढ़ रहे हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन को क्या कह सकते हैं, इसे जीवनदायिनी गैस भी कहा जा सकता है ना। क्या कहते हैं, जीवनदायिनी गैस कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होगी कोई जिंदा थोड़ी ना बचेगा। आग लगाने में सहायक होती है, ध्यान देना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। किसी भी वस्तु में आग तभी लगेगी जब ऑक्सीजन होगा, बिना ऑक्सीजन के आग लग ही नहीं सकती, ठीक। बहुत अच्छे से याद करना ये पॉइंट। ऑक्सीजन गैस वस्तुओं को सड़ाने में सहायक होती है। वस्तुओं को सड़ाने में कौन सहायक होती है, ऑक्सीजन गैस, ठीक है ना। लोहे में भी जंग लग जाती है ऑक्सीजन के कारण, ये पता होगा आपको, ठीक है। उसके बाद ऑर्गन की बात करें, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस को ही नोबल गैस कहते हैं, जो 18वें समूह में पाई जाती है, ठीक है, याद रहना चाहिए आपको। और कई सारी गैसें हैं उसमें, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, है ना। तो उसमें आर्गन गैस जो है ये वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक। ट्यूबलाइट में, जो ट्यूबलाइट होती है ना, लंबी सी ट्यूबलाइट वाइट कलर की, इसमें भी आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये भी पॉइंट पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो इसकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण होता है, ये पॉइंट याद रखना है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपको पता होगी, आपने बचपन में पढ़ी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, सनलाइट पड़ेगी तो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज बनेगा 6-12-6 C6H12 और O6, है ना, ग्लूकोज बनेगा ये, और ऑक्सीजन के 6 अणु बनेंगे, ठीक है। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी आपको पता होगी, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बात करूं तो CO2 का प्रयोग आग बुझाने में भी किया जाता है। भाई आग बुझाने में, अग्निशामक यंत्रों में, फायर एग्जीबिशन में, अग्निशामक यंत्रों में CO2 का प्रयोग किया जाता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपसे कई बार पूछा जा चुका है UPPC प्रीलिम्स में। वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है, तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड ही वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है। आपका एक भी पॉइंट वायुमंडल से बाहर नहीं जाने वाला, इतनी मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी कौन है, सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड है। ये हो गया हम लोगों ने जो गैसेस की बात की वायुमंडल में। और कुछ अगर प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों की बात करें तो उसमें हम लोग सबसे पहले लेंगे मीथेन। जल वाष्प के बाद मीथेन होता है, हालांकि जल वाष्प जो है सबसे ज़्यादा आपका याद रखना है कि ज्वालामुखी से निकलता है, ठीक है। तो अलग अलग पॉइंट है, अलग अलग चैप्टर में कवर हो जाएगा। तो मीथेन की बात करते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो मीथेन की अगर बात करें
तो इसी को मार्स गैस भी कहा जाता है, इसी को गोबर गैस भी कहा जाता है, इसी को बायोगैस भी कहा जाता है, और धान के खेत से निकलती है ये गैस, ठीक है। अब जब मैं आपको इन्वायरमेंट पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा मीथेन धान के खेत से ही नहीं निकलती, दीमक की बाम्बी से भी निकलती है, कोयले की खदान से भी निकलती है, जुगाली जानवर जो पालन होता है, जानवर पालन होता है, उससे भी मीथेन गैस का उत्सर्जन वायुमंडल में होता है, ठीक है। तो इतना आपको पॉइंट याद रखना है मीथेन के बारे में। उसके बाद अगर हम लोग बात करें ओजोन गैस की, ओजोन गैस की बात करें, इंपॉर्टेंट है ना, O3 ओजोन। तो इसका लगभग 90% मात्रा 15 से 35 किलोमीटर की रेंज में है, सबसे ज़्यादा, जिसे समताप मंडल कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है, किस मंडल में पाई जाती है, तो समताप मंडल में ही पाई जाती है, ठीक। काम क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि यूवी रेज मतलब पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, इसी वजह से प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बायोस्फीयर भी कहा जाता है ओजोन गैस को। ओजोन छिद्र जो है भाई, ओजोन जो छिद्र है जिससे यूवी रेस अंदर आ जाती है पृथ्वी के, उसकी खोज किसने की थी, ये भी आपसे कई बार पूछा गया है। तो 1984 में फॉरमैन और गार्डिनर, ये दो वैज्ञानिक है, फॉरमैन और गार्डिनर ने की थी। कहाँ से की थी, ये कई बार आ चुका है, अंटार्कटिका में की थी। अंटार्कटिका में ये लोग गए थे, तब इन्होंने देखा था, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, अंटार्कटिका मतलब दक्षिणी ध्रुव, ठीक। उसके बाद रेडॉन, एक रेडॉन गैस है, इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ से ये क्वेश्चन भी आ जाता है, तो इस वजह से मैंने इसको कर लिया है, रेडॉन है ये, ठीक। रेडॉन गैस वायुमंडल की सबसे भारी गैस है। वायुमंडल की एक विशेषता ये भी है कि वायुमंडल में सबसे भारी गैस कौन सी है, रेडॉन गैस है। अब जाहिर सी बात है, अगर सबसे भारी है, आप लोग खुद ही दिमाग लगाओ, अगर सबसे भारी है तो इसका मतलब है नीचे आ जाएगी। भाई भारी चीज़ क्या होती है, नीचे तो बैठ जाती है, चाहे गैस हो चाहे कुछ भी हो, तो मिट्टी में मिल जाएगी। इसी वजह से मिट्टी में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, रेडॉन गैस है, अकरी गैस। अब बताओ, भारी है तो मिट्टी में बैठ गई। अब जब भूकंप आता है तो धरती हिलती है, तो धरती की जो मिट्टी है वो भी हिलेगी, जाहिर सी बात है। अब जब हिलेगी और चाहे जितनी भारी हो है तो गैस ही ऊपर उठेगी। तो जब भूकंप आता है ना, तो इसी वजह से रेडॉन गैस क्या होती है, ऊपर उठ जाती है। इसी वजह से कई बार आ चुका है कि भूकंप आने पर कौन सी गैस की वृद्धि हो जाती है वायुमंडल में, रेडॉन गैस की, इसी वजह से, ठीक। तो ये कारण भी आपको पता होना चाहिए कि जब भूकंप आ जाता है धरती हिलती है, धरती हिलेगी तो मिट्टी हिलेगी, मिट्टी हिलेगी तो मिट्टी में जो रेडॉन गैस ऑब्जॉर्व हो गई है वो ऊपर उठने का काम करेगी। अब जब ऊपर उठेगी तो वायुमंडल में क्या है, रेडॉन गैस काफ़ी मात्रा में आ जाएगी। तो इसी वजह से भूकंप आने पर कौन सी गैस की वृद्धि हो जाती है वायुमंडल में, तो रेडॉन गैस की। क्लियर हो गया पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक। अब जो प्रमुख गैसें हैं वायुमंडल हैं, इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी ले ली है, और इतना ही है। अब उसके बाद जो प्रमुख मंडल हैं उनके बारे में देख लेते हैं, वो मंडल कहाँ कहाँ पे हैं, कैसे हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं अच्छे खासे। तो जैसे ये एक स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आपको रटा होना चाहिए। जैसे ये क्या है, ये अर्थ है, ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी के 8 से 18 किलोमीटर के ऊपर अगर जाएंगे तो हमें एक मंडल पड़ेगा, इसे कहा जाता है क्षोभ मंडल, ठीक है। ये आपका है क्षोभ मंडल, पहला मंडल पड़ेगा, ठीक। इसी को क्या इंग्लिश में कहा जाता है, ट्रोपोस्फियर। एक पॉइंट आप लोग और समझिए, एक पॉइंट और समझिए इंपॉर्टेंट। अब एग्जामिनर क्या कर रहा है कि वो ये नहीं दे रहा क्षोभ मंडल समताप मंडल, वो सीधे इंग्लिश दे रहा है देवनागरी लिपि में कि ट्रोपोस्फियर, वो ऐसे लिख देगा, देखो आप ऊपर ट्रोपोस्फियर ऐसे लिख देगा वो। बताओ जान पाओगे, नहीं जान पाओगे। इसी वजह से आप लोग याद रखिए, इंग्लिश भी थोड़ा बहुत देखते हुए चलिए जहाँ इंपॉर्टेंट है। जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सब आप लोग पढ़ते हो, अब इंग्लिश में आता है आपका। पूछ लेगा मरकरी क्या है, मरकरी के बारे में बताइए, है ना, स्टेरन के बारे में बताइए। तो इस टाइप से आपके इंग्लिश वर्ड भी पूछ सकता है। तो जैसे क्षोभ मंडल की बात करें तो ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। उसके ऊपर, जस्ट ऊपर क्या है, समताप मंडल। 50 किलोमीटर तक की रेंज में क्या है, समताप मंडल। और समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फियर कहा जाता है। अब ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक में आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद 80 किलोमीटर की रेंज में आपका क्या है, मध्य मंडल। मध्य मंडल को मीजोस्फीयर कहा जाता है। मैंने केवल मीजो लिखा हुआ है, स्फीयर नहीं जोड़ा है, जगह नहीं थी, तो मीजोस्फीयर कहा जाता है। उसके बाद अगर बात करें तो 640 किलोमीटर की रेंज तक क्या है, आयनोस्फीयर है, आयन मंडल, आयनोस्फीयर। और सबसे ऊपर 1000 किलोमीटर तक की रेंज में क्या है, बरही मंडल, एक्सोस्फीयर। और उसके ऊपर 10,000 किलोमीटर तक क्या है, वायुमंडल है। चलो भैया ये तो समझ गए, अब याद कैसे होगा ये बताओ। देखिए याद कैसे होगा,
सबसे पहले क्या है, क्षोभ मंडल। अभी इसके बारे में डिटेलिंग भी बताएंगे हम लोग, ठीक है ना, डिटेलिंग भी पढ़ने वाले हैं। क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल को क्या बोला है, ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर। उसके ऊपर क्या है, समताप मंडल, बिल्कुल क्रम याद रखना है। स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मध्य मंडल, मीजोस्फियर, आयन मंडल, आयनोस्फियर, बहिरी मंडल, एक्सोस्फियर। अब समझो, सबसे ज़्यादा आपका मीजो स्ट्रेटोस्फियर पूछा जाता है, क्यों? क्योंकि समताप मंडल में ही आपका ओजोन मंडल पाया जाता है, ओजोन गैस पाई जाती है, ओजोन लेयर पाई जाती है। इस वजह से सबसे ज़्यादा आपका स्ट्रेटोस्फियर पूछा जाता है। ठीक, सबसे नीचे क्षोभ मंडल है, पृथ्वी से लगा हुआ, ट्रोपोस्फियर, ट्रोपो स्फीयर, स्फीयर हटा दो, ट्रोपो। समताप मंडल, स्ट्रेटो, क्या है, स्ट्रेटो, मध्य मंडल, बीच में है मतलब मध्य, भाई ऊपर दो नीचे दो, बीच में मध्य, मध्य, एम से मध्य, एम से मीजो, एम से मध्य, एम से मीजो। उसके बाद आयन मंडल, आ से आयन और आइनो, आयन आइनो बिल्कुल सेम है, आइनोस्फियर, आयन मंडल, स्फीयर मतलब मंडल, तो आयन आइनो बिल्कुल सेम है। उसके बाद बरी मतलब बिल्कुल बाहरी, और एग्जिट पॉइंट होता है ना, जैसे हम लोग कहते हैं एंट्री पॉइंट ये है, एग्जिट पॉइंट ये है, तो बस बाहरी है मतलब बाहर निकलना है, मतलब एग्जिट, तो एक्सोस्फियर, क्या हो गया, एक्सोस्फियर। बस ऐसा है, याद हो गया होगा अब तक तो, है ना, तो याद रखना है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मिजोस्फियर, आइनोस्फियर, एक्सोस्फियर। ठीक, अब सबके बारे में दो दो पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम लाइक इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं और हमारा सब कुछ कवर हो जाएगा एक साथ। जैसे पहला है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल 8 से 18 किलोमीटर, ये क्या बवाल है 8 से 18, तो समझो है क्या कि ये पृथ्वी अब गोल तो है नहीं, अंडाकार है, तो जो ध्रुव है, ये ध्रुव हो गया, ये भूमध्य रेखा हो गया, तो ध्रुवों से 8 किलोमीटर की रेंज तक है, ठीक है, 8 किलोमीटर की रेंज तक। और जो भूमध्य रेखा है इससे क्या है, 18 किलोमीटर की रेंज तक है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी गोल नहीं है, इस वजह से। ठीक है, अब क्षोभ मंडल में होता क्या है कि सभी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं, चाहे आपका बारिश हो, तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, बिजली चमक रही हो, सभी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। गैसों का सर्वाधिक मिश्रण क्षोभ मंडल में ही पाया जाता है, और जेट धाराओं का प्रवाह भी क्षोभ मंडल में होता है। ये 3 पॉइंट याद रखने हैं। क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल मतलब स्ट्रेटोस्फियर, ओजोन परत इसी में पाई जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और हवाई जहाज इसी मंडल में उड़ते हैं, जो आप देखते हो ना हवाई जहाज उड़ रहे हैं, वो भैया समताप मंडल में उड़ते हैं, समझ लो, जो आप लोग खुद अपनी आंखों से देख लेते हो। ठीक है, उसके बाद बात करें मध्य मंडल की, तो मध्य मंडल में याद रखना है कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत यही है, मध्य मंडल। आपसे पूछा जाएगा मध्य मंडल मतलब मीजोस्फीयर, एम से मध्य, एम से मीजो। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है, तो मध्य मंडल है। उल्कापिंड की घटना इसी में घटित होती है। बहुत बार पूछा गया है कि उल्कापिंड की घटना निम्नलिखित में से किस मंडल में घटित होती है, तो मध्य मंडल में। क्लियर हो गई चीज। उसके बाद देखें आयन मंडल, तो आयन मंडल मतलब आयनोस्फीयर, आयन मतलब आयनो, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक, गैसों के आयन अधिक हैं इस मंडल में, क्या है कि जो गैसेस हैं उसके आयन अधिक हैं, इसकी वजह से आयन मंडल बोल दिया जाता है। बस रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है ये मंडल, रेडियो तरंगों का परावर्तन किस मंडल में होता है, तो आयन मंडल में होता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट बरी मंडल, बरी मतलब बाहरी है, बाहरी मतलब एग्जिट, तो एक्सोस्फीयर, एक्सोस्फीयर सबसे बाहरी परत है। और कृत्रिम उपग्रह, जो धरती से उपग्रह छोड़े जाते हैं ना, जो पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं कृत्रिम उपग्रह, तो वो बरही मंडल में ही भैया स्थित हो जाते हैं। ठीक है, याद रखना है, बरही मंडल में ही स्थित हो जाते हैं। और बरही मंडल से ऊपर जाएंगे तो क्या है, हाइड्रोजन हीलियम गैसों का अधिकता हो जाएगी, है ना, क्योंकि सूर्य क्या है, हाइड्रोजन हीलियम गैसों का ही बना हुआ है पूरा। ठीक, बस इतना ही है भैया वायुमंडल, और कुछ ज़्यादा नहीं है। बाकी ये स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते भी हैं। अब बाकी ये जो मैंने गैसेज आपको लिखवाई हैं, ये आप तो यहाँ तो पढ़ोगे ही वायुमंडल के नेचर के अनुसार, बाकी आपका केमिस्ट्री में तो आप अच्छे से पढ़ोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता हो। ग्रीन हाउस गैसेज आप यहाँ भी पढ़ चुके हो, और जब आप इन्वायरमेंट पढ़ोगे तो वहाँ भी पढ़ोगे, डबल डबल इसी के अनुसार चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और गलत नहीं होगा क्वेश्चन। ठीक, तो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप ज़रूर बताएंगे। टेलीग्राम पे भी आप जुड़ जाइए, इसका जो भी पीडीएफ रहेगी। और इससे क्वेश्चन बचे हुए हैं, मैंने आपको कहा था क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन मैं क्वेश्चन
अगले वीडियो में कराऊंगा, ठीक है ना। वायुमंडल के जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं, हो चाहे पीसीएस हो, चाहे आरओआर हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, उसमें अलग से करा दूंगा, तो आपको चीज़ें अलग से बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। यहाँ से आपका थ्योरी पार्ट कंप्लीट होता है, ठीक। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो शेयर जरूर कर देना।